तो स्वागत करते हैं आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक को करेंगे। क्वेश्चन बैंक का मतलब आप सभी लोग को पता ही है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा गया हो। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन बैंक करेंगे वो सब्जेक्ट साइंस का होने वाला है और ये 2021 का होगा, वो भी प्रथम पाली का। मतलब 2021 के प्रथम पाली में जो जो क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ नीचे से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले आप लोग ये पढ़ लीजिए कि 1 से लेकर के 80 तक वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपको किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्नों के लिए आपको 1 नंबर यानी कि एक क्वेश्चन के आंसर देने के लिए 1 नंबर मिलेगा। तो काफ़ी सही है। 80 में से आपको 40 का ही आंसर देना है, मतलब 50% क्वेश्चन को आपको टैग करना है और 50% क्वेश्चन को आपको अवॉइड करना है। तो काफ़ी सही है। चलिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको बनाने हैं देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर आप सभी को पता है कि 10 का पावर -6 एम्पियर होता है। तो इसका तो हो जाएगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग मैं आपको बता दूं कि भारी वाहनों में भी होता है, रेल के इंजनों में भी होता है, विद्युत उत्पादन यानी कि बिजली बनाने में भी होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि इन सभी में होता है। तो इसका भी हो जाएगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो देखिए जो सौर सेल होते हैं ये सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। ठीक है, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर ये है कि सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो देखिए जो सोना होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है Au। और बात करें अगर इसकी एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या की, तो वो होता है 79। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो ऑक्सीकरण की क्रिया आप सभी लोग जानते हो कि जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव हो। तो देखते हैं कि किसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है। दहन तो ऑक्सीकरण है, श्वसन भी ऑक्सीकरण है, भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण है, लेकिन जो अवक्षेपण है ये ऑक्सीकरण नहीं है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है। अब देखिए संयोजकता निकालने के लिए मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो दे रखा है, जिसमें मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि संयोजकता आप कैसे निकाल सकते हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जा करके वो वीडियो देख सकते हो। फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो जो ऑक्सीजन होता है उसकी संयोजकता 2 होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है और आप लोगों को पता होगा कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 होता है। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये भी चैप्टर 2 का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, और इसमें आप लोग को पता होगा कि जो चींटी का डंक होता है इसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है। तो देखिए संवहन ऊतक 2 को हम लोग कहते हैं, फ्लोएम को भी संवहन ऊतक कहा जाता है और जाइलम को भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सी और बी और सी दोनों क्या है, तो दोनों एक प्रकार के संवहन ऊतक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी एवं सी दोनों। तो इसका क्या हो गया आंसर, डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करते हैं। तो देखिए जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं ये अपने उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करते हैं, तो विसरण के द्वारा करते हैं। तो इसका भी हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो देखिए अगर सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछा जाए तो आप कहिएगा कि वो कौन है, यकृत है। लेकिन पूछेगा कि सबसे लंबी ग्रंथि कौन है, तो आप लोग नीधरो कहिएगा कि सबसे लंबी ग्रंथि छोटी आंत है। कौन है, छोटी आंत है। तो यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ी, इसलिए हो जाएगा यकृत राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि शरीर का जो संतुलन है यह कौन बनाए रखता है। तो याद रखिएगा कौन बनाए रखता है, सेरिबेलम बनाए रखता है। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि
किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो देखिए किशोर अवस्था में चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों के शरीर में कुछ न कुछ बदलाव होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो ये किस लिए होता है? तो ये दो हार्मोन, पहला है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा है एस्ट्रोजन, इन दोनों के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछता है कि मानव हृदय कितने भाग में बटे होते हैं। तो सिंपल सा आप लोग ऐसे याद रखिएगा, एक मिनट, सिंपल सा आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि मानव का जो हृदय होता है ये 4 भाग यानी कि 4 कक्ष में बटे होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रक्त क्या है। तो रक्त किसे कहते हैं? खून, यानी कि ब्लड को रक्त कहते हैं। और ये क्या होता है? तो ये तरल संयोजी उत्तक होता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उत्तक दिया है, तो भी उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो देखिए जो जीन है ये एक प्रकार का शब्द है, और इस शब्द को किसने प्रस्तुत किया था? तो जोहानसन ने किया था। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी राइट आंसर, जोहानसन। अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आप सभी लोग याद रखिएगा कि अगर आपको विद्युत चुंबक बनाना है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? नरम लोहा का यूज करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। तो ये तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका तो हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम होता है V = IR। आप यहाँ पे देख लो V = IR कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। उसके बाद एम्पियर किसका SI मात्रक होता है। तो एम्पियर विद्युत धारा का होता है। वाट जो है ये शक्ति का SI मात्रक होता है, और जूल कार्य का SI मात्रक होता है। तो ये चारों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आर्मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करा दिया है कि जो आर्मीटर होता है उसका प्रतिरोध बहुत ही छोटा होता है। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, बहुत छोटा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो याद रखिएगा कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये किस धातु का? टंगस्टन का बना होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन दिया गया है। इसका ऑप्शन ये होना चाहिए कि एक मिनट, एक और ऑप्शन है और इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग इनमें से कोई नहीं पे जाएंगे। तो इसका हो जाएगा डी राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो दिया ही नहीं गया है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। जूल किसका होता है? तो जूल कार्य का SI मात्रक होता है। ओम किसका होता है? तो ओम प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। और वोल्ट किसका होता है? तो वोल्ट विभवांतर का SI मात्रक होता है। तो आप लोग चारों याद रखिएगा, कूलम्ब आवेश, जूल कार्य, ओम प्रतिरोध और वोल्ट विभवांतर का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर आपसे ये कहता है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आप सभी लोग याद रखिएगा कि श्वसन की जो क्रिया होती है उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो अंतिम उत्पाद होता है CO2 गैस और ऊर्जा। तो इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि दांत की सबसे ऊपरी परत कौन है। तो दांत का जो सबसे ऊपरी परत है उसे हम लोग इनामेल कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके बुक से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है। तो मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था कि सबसे लंबा भाग कौन होता है? छोटी आंत होता है। और सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो सबसे बड़ा भाग होता है यकृत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है
कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो परागकण आप सभी को पता है कि परागकोश के अंदर पाए जाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। तो चालनी नलिकाएं जो है आप लोग याद रखिएगा ये जाइलम में पाई जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है। तो आरबीसी हम लोग किसे कहते हैं, लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल को कहते हैं, और इसकी जीवन अवधि कितनी होती है, तो 120 दिन होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। इसी के साथ एक होमवर्क है कि जो श्वेत रक्त कणिका होती है यानी कि WBC होती है, इसकी जीवन अवधि कितनी होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है ये न्यूरॉन होती है, जिसे हम लोग तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि अंडाणु कहाँ पे निषेचित होता है। तो अंडाणु आप लोग याद रखिएगा कि फिलोपियन नलिका में निषेचित होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन नहीं है मतलब कि पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है। तो देखिए जो एथिलीन होता है ये पादप हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन भी पादप हार्मोन होता है, ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन जो ऑक्सीटोसिन है ये पादप हार्मोन नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि फूल में नर प्रजनन अंग कौन है। तो देखिए फूल जो होता है उसमें नर प्रजनन अंग कौन होता है, पुंकेसर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किस में द्विखंडन नहीं होता है। तो देखिए अमीबा में भी द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में भी होता है, और यूग्लिना में भी होता है, लेकिन जो ईस्ट होता है इसमें द्विखंडन नहीं होता है बल्कि इसमें मुकुलन होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन है। तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है बाबू, तो इस सब का ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आनुवंशिकी है इसका पिता किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे आप लोग मेंडल के नाम से जानते हो नॉर्मली, तो इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि मटर के पौधे का चयन किया था, तो इसका क्या हो जाएगा, मटर आंसर हो जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो। अगला क्वेश्चन ये है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो जितने भी हरे पौधे होते हैं ये उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि ये उत्पन्न करते हैं, है ना, ये उपभोक्ता नहीं कहलाते, और जितने भी जानवर होते हैं या फिर मनुष्य होते हैं ये उपभोक्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए अगर संख्या के बारे में पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि नर युग्मक जो होता है उसके अंदर गुणसूत्र 23 होता है, और जो मादा होती है उसके अंदर भी 23 होता है। तो यहाँ पे नर पूछा है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अगर पूछता है कि दोनों को मिलाकर ये कितना है तो 23 कितना होता है, 46 होता है, तो आप लोग 46 आंसर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि ओजोन परत पाई जाती है। सबसे पहले ओजोन परत का सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है, जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसका ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर मतलब जो भी है उसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहे जाते हैं। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और आप सभी को पता होना चाहिए कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं उसे हम लोग धातु कहते हैं, और जो ऋणायन बनाते हैं उसे हम लोग अधातु कहते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि लोहे पर जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहे पर जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं, तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो देखिए ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, लेकिन CH4 यानी कि मीथेन का जो सूत्र है एक प्रकार का सहसंयोजी आयोनिक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यह है कि
आभूषण बनाने वाले सोना क्या होता है। तो देखिए आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है ये 22 कैरेट का होता है और जो शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है। अब ये 22 कैरेट का क्यों होता है, तो 24 कैरेट का जो सोना होता है ये बहुत नरम होता है, अगर उससे आभूषण बनाया जाए तो आभूषण का शेप बिगड़ जाएगा और उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है इसमें से 2 कैरेट गोल्ड को हटा करके उसमें 2 कैरेट पीतल या फिर तांबा लगा करके 22 कैरेट का आभूषण बनाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्न में से कौन उत्कृष्ट तत्व है। तो उत्कृष्ट तत्व की बात की जाए तो आप लोग याद रखिए कौन है, आर्गन है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यह है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो देखिए तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो उसे सोल्डर कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम लोग पीओपी के नाम से जानते हैं, अगर बात करें इसकी रासायनिक सूत्र की तो वो होता है CaSO4 हाफ H2O। हाफ H2O का मतलब 1/2 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर लवण। अगला क्वेश्चन ये है कि बुझा हुआ चूना कौन है। तो देखिए बुझा हुआ चूना कौन हो जाएगा, Ca हो जाएगा, OH और होल स्क्वायर में 2 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन भस्म नहीं है। तो देखिए भस्म की बात किया जाए तो ये भी भस्म है, ये भी भस्म और ये भी भस्म है, लेकिन जो NaCl है ये भस्म नहीं बल्कि लवण होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जस्ता का अयस्क कौन होता है। तो जस्ता मतलब होता है जिंक और जिंक का अयस्क कौन होता है, जिंक ब्लेड होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि सिलिकॉन एक क्या है। तो सिलिकॉन एक उपधातु है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्कोहल कौन सा तत्व, एल्कोहल में कौन सा तत्व नहीं रहता है। तो देखिए एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। अब इसमें देखो ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, लेकिन इसमें कहीं पर भी नाइट्रोजन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है। तो मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, और मेथेनोइक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है, तो चींटी के डंक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो देखिए स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी की आवश्यकता होती है। तो इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो जो मैग्नीशियम होता है ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि तेलीय कागज क्या होता है। तो तेलीय कागज जो होता है ये पारभाषक होता है। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन का कोई भी SI मात्रक नहीं होता है, कई बार बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। इसी के साथ याद रखिएगा कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस में होता है। तो निर्वात वाला जो माध्यम होता है उसमें होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो देखिए जो वायु होता है इसमें प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है और निर्वात में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन ये है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो देखिए लेंस जो होता है इसमें 2 फोकस होता है, पहला तो इस तरफ और दूसरा इस तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितनी संख्या होती है, 2 होती है। अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युत का अच्छा चालक कौन है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, जिसका सूत्र होता है Ag। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किससे बना होता है। तो देखिए जो ऋण इलेक्ट्रॉन होता है आप लोग याद रखिएगा ये जस्ता का बना होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि
निम्न में से कौन सा मान होता है। तो देखिए 1 जूल का मान पूछा है, तो 1 जूल बराबर आप लोग याद रखिएगा कि 0.24 कैलोरी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, बिल्कुल ही राइट आंसर। इसको आपको याद करना होगा, इसका कोई भी मतलब ट्रिक वगैरह नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है कि वनस्पति तेलों में क्या होती है। तो वनस्पति तेलों में आप लोग याद रखिएगा कि लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिंपल सा ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। तो देखिए ब्यूटेन क्या होता है, तो C3 और C5 होता है और H12 होता है, और इसका जो समावयवी होता है आप लोग याद रखिएगा कि 3 समावयवी संभव है। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के नियम में तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है। तो याद रखिएगा कि मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है इसके अनुसार हमने किस पे किया है, तो परमाणु संख्या पे किया है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 मिनट मेंडलीफ तो मेरे ख्याल से परमाणु द्रव्यमान पे है। तो इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि इस पर थोड़ा सा डाउट है। अगला क्वेश्चन ये है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात क्या है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं हाइड्रोजन होगा। तो देखिए अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अब इसमें नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन 1 है। उसके बाद अनुपात बना लीजिए, तो ये हमने अनुपात बना लिया। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 3 है। मतलब इसका अनुपात निकल करके आता है 1:3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका डी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1 मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन ये है कि कमरे के ताप पर कौन तापक्रम द्रव में होता है। तो देखिए द्रव अवस्था में कौन होता है, तो ये गैस अवस्था में होता है, ये भी गैस, ये भी गैस। लेकिन ये कमरे के ताप पे छोड़िए, ऐसे भी द्रव अवस्था में होता है, जिसे हम लोग एथेनॉल या फिर शराब कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एथेनॉल। अगला क्वेश्चन यह है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में आप सभी को पता है कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यह है कि कार्बन निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है। तो देखिए कार्बन के अपरूप कौन हो जाएंगे, ग्रेफाइट भी हो जाएगा, हीरा भी हो जाएगा, फ्लोरीन भी हो जाएगा, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन। 1 मिनट, ग्रेफाइट इसका होता है, तो मेरे ख्याल से तो होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग याद रखिएगा कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, समावयवी कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण युक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि श्वेत प्रकाश वर्ण में किस रंग का किरण का विचलन सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैगनी का होता है, और सबसे कम लाल का होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत यानी कि इनफाइनाइट होती है। अगला क्वेश्चन ये है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो देखिए उल्टा बनना है, वास्तविक बनना है और समान आकार का बनना है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि उसको वक्ता केंद्र यानी कि सी पर रख सकते हो, तभी जाकर के समान आकार का बनेगा। तो इसका आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो तारे के टिमटिमाने का कारण आप लोग याद रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि अस्थायित्व कितना होता है। तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि अस्थायित्व आप लोग याद रखिएगा 1/10 सेकेंड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके सामने से कोई वस्तु को हटा भी दिया जाए, फिर भी 1/10 सेकेंड तक वो वस्तु आपकी आँख में दिखता रहेगा आपके सामने से। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण या फिर किसी से भी बनेगा अगर काल्पनिक प्रतिबिंब, तो वो सीधा होगा और आवर्धित होगा। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। तो m बराबर मैंने कई बार पढ़ाया है कि v/u होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका तो ए राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे आंसर दिया है तो आप लोग आंसर भी मिला सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।